Hi everyone, welcome to our channel Knowledge for All. My name is Suniti Sachdeva and this video is a part of our series of top 100 judgments for CLAT PG 2026. The name of the case is Lalita versus Vishwanath and others. इस केस में 2 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करी थी दो चीज़ें. एक तो सेक्शन 306 आईपीसी में हम कब किसी अक्यूज को कन्विक्ट करेंगे. सेक्शन 306 आईपीसी टॉक्स अबाउट अबेटमेंट ऑफ सुसाइड एंड वी विल सी कि कितना प्रूफ चाहिए किसी अक्यूज्ड को सेक्शन 306 आईपीसी में कन्विक्ट करने के लिए. सेकेंडली एफआईआर कि क्या एविडेंशरी वैल्यू होती है एंड स्पेसिफिकली तब जब मेकर ऑफ द एफआईआर इज डेड. So before proceeding towards the decision, let us see the facts of the present case. So here there is one H and W and this W commits suicide within 1.5 years of marriage. अब जब ये सुसाइड कमिट कर लेती हैं तो जो W के फादर होते हैं he files an FIR and he implicates H, his mother and H's फर्स्ट वाइफ एंड ही सेज कि इन तीनों ने मिलके W को परेशान करा, उसे हैरेस करा एंड दिस हैरेसमेंट वाज इन रिगार्ड टू डाउरी रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ अ लैंड. सो दैट्स हाउ दिस FIR वाज फाइल्ड अगेंस्ट दीज 3 पर्सन्स. अब ट्रायल कोर्ट जो होता है सेशन कोर्ट में ही कन्विक्ट्स ऑल दीज अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 306 498A read with 34 IPC. 306 is abatement of suicide. 498A is cruelty. Another important thing that we have to keep in mind is कि ट्रायल शुरू होने से पहले ही this F who is the informant जिसके कहने पर FIR लिखी गई है he dies before the commencement of trial. So now the story is clear कि सेशन कोर्ट ने इन सबको कन्विक्ट कर दिया फॉर 306 एंड सेक्शन 498A. अब ये तीनों लोग जाते हैं हाई कोर्ट और हाई कोर्ट डिसीजन रिवर्स कर देता है और इन तीनों को एक्विट कर देता है. नाउ अब लॉजिकली क्या होना चाहिए कि अगर कोई क्रिमिनल केस है तो वो हमें पता है कि स्टेट प्रोसिक्यूट करती है एंड दैट इज वाई क्रिमिनल केसेस का जो टाइटल होता है इट इज ऑलवेज स्टेट वर्सेस ए. बट इस केस में स्टेट गवर्नमेंट ने आगे अपील नहीं करी. तो दिस ललिता हु इज द मदर ऑफ द विक्टिम शी गोज टू द सुप्रीम कोर्ट. अब ये कैसे जा सकती है क्योंकि सेक्शन 372 CRPC में हमारे पास राइट टू अपील है एंड सेक्शन 372 के प्रोवाइजो में लिखा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं भी जाती तो जो विक्टिम होता है he can directly approach the court and file an appeal against the judgment. Ab now here the victim W, she was dead. That's why her LR, who is her mother, she goes to the Supreme Court and she says that these persons should be convicted and the High Court's decision should be reversed. So now let us see what issues were framed before the Supreme Court. Number 1, whether the High Court committed any error in acquitting the accused. Number 2, whether the FIR can be treated as substantive evidence, especially when the informant of the FIR is dead. And number 3, whether section 113A of the Evidence Act could be validly invoked. Section 113A of the Evidence Act, it talks about presumption of abatement of suicide in few cases. It is a may presume presumption. तो कोर्ट यहाँ पर तभी प्रिज्यूम करेगा अगर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस होंगे. मे प्रिज्यूम का ये मतलब नहीं है कि कोर्ट की ऐसे ही वैलिड डिस्क्रिशन है, कभी कर ली कभी नहीं करा. देयर हैज टू बी अ जुडिशियल डिस्क्रिशन. सो वन बाय वन लेट अस सी कि कोर्ट ने 306 आईपीसी के लिए क्या बोला और FIR के लिए क्या बोला. सो द जजमेंट, यहाँ पर सबसे पहले द कोर्ट डिस्कस्ड अबेटमेंट ऑफ सुसाइड. सो द कोर्ट सेड कि 306 आईपीसी में अगर आपको किसी को कन्विक्ट कराना है
तो आपको इतने स्ट्रॉन्ग और कोजेंट एविडेंसेस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जिससे ये दिखना चाहिए दैट द विक्टिम हैड नो अदर ऑप्शन बट टू कमिट सुसाइड। फॉर एग्जाम्पल टेक कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ठीक है। गर्लफ्रेंड शादी करने से मना कर देती है। अब बॉयफ्रेंड क्या करता है, वो सुसाइड कर लेता है और सुसाइड नोट में अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख के चला जाता है। So, do you think the girlfriend should be convicted for Section 306 IPC? Now here we have to see कि just because she refused to marry does not mean that the boyfriend had the only option to commit suicide. उसने गर्लफ्रेंड ने उसे इतना ज़्यादा कुछ इंस्टिगेट नहीं करा कि वो सुसाइड ही कर ले। That is a normal happening in day-to-day life. Maybe girlfriend के parents ना माने हो, there could be n number of reasons. That does not mean that the boyfriend should commit suicide and the girlfriend will be made liable for it. And that is what the Supreme Court held in this case. The court held that cogent evidences of cruelty and linkage to suicide has to be necessarily established. और जो 113A एविडेंस एक्ट की प्रिजम्पशन है वो भी तभी इन्वोक होगी जब प्रोसिक्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस प्रोड्यूस करेगा और प्रोसिक्यूशन ये बात प्रूव करेगा कि ये जो अक्यूज पर्सन्स थे इन्होंने विक्टिम को इस एक्सटेंट तक उकसा दिया कि उस बेचारे के पास सुसाइड करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि माना कि उसके साथ गलत हुआ है, उसकी पहली बीवी भी वापस आ गई थी, सो दैट वॉज अनदर सोर्स ऑफ सैडनेस फॉर हर, बट इसका ये मतलब नहीं है दैट उसका मतलब इतना ज़्यादा इंसाइटमेंट ऐसा कुछ नहीं हुआ दैट शी वॉज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू कमिट सुसाइड। So the court held 306 IPC will not be applicable and the court will not raise the presumption of 113A of the Evidence Act. Because now this becomes important क्योंकि recently भी कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजंस दिए हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट्स को क्वेश्चन भी करा है कि आप इतने आराम से किसी को भी 306 में कन्विक्ट नहीं कर सकते हो। देयर हैज़ टू बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस जिसके बेसिस पे आप ये चीज़ प्रूव कर पाओ कि हाँ यहाँ पर अबेटमेंट हुआ है और उस अबेटमेंट की वजह से विक्टिम ने सुसाइड कमिट करा है। एंड अनलेस दैट इज प्रूव्ड 306 IPC कैन नॉट बी इन्वोक्ड। Secondly, the court discussed the admissibility of FIR. अब यहाँ पर हुआ क्या था कि जो informant थे, that is the father of the victim, he died before the commencement of the trial. So the sessions court, they allowed the investigating officer to prove the contents of the FIR. Now can this be allowed? Because आयो जो है वो ये चीज़ बता सकता है कि हाँ ये बंदा मेरे पास आया था, इन्होंने ये कंप्लेंट करी थी और उसके हिसाब से मैंने FIR लिख दी थी। बट कैन ही एक्चुअली प्रूव कि जो उस FIR के कंटेंट्स थे वो सच थे या झूठ? अब वो चीज़ ये आयो प्रूव नहीं कर सकता, वो चीज़ सिर्फ वो इन्फॉर्मेंट प्रूव कर सकता था जो अब मर चुका है, राइट? सो यहाँ पर FIR की सब्सटैंटिव एविडेंशरी वैल्यू नहीं रही। सो FIR इज नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस अनलेस इट क्वालिफाइज अंडर सेक्शन 32(1) ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, A इज अ विक्टिम और इसके ऊपर B ने एसिड अटैक करा है। नाउ शी सफर्स अ लॉट ऑफ बर्न इंजरीज, मान लो 90% बर्न इंजरीज हुई हैं, but still she is able to get the FIR registered. Now after the registration of FIR, एक हफ्ते के अंदर A dies. Now this FIR, here she has stated that B has thrown acid on me and it is because of that acid attack that she died. So the cause of death was there in the FIR, and that is how in this case we could say that even if A was not present during the trial because she is already dead, but still जो ये FIR है उसकी हम substantive evidentiary value मान लेते हैं। इन अदर केसेस अगर substantive evidentiary value नहीं भी हो पा रही है, so there is procedural evidentiary value also.
For example, this FIR can be used for corroboration under section 157 of the Indian Evidence Act. Then it can even be used for contradiction under section 145 of the Indian Evidence Act. It can even be used for impeaching the credit of the witness under section 154 of the Indian Evidence Act. But in this case, because the informant was already dead during the commencement of trial, तो उसकी कोई substantive evidentiary value नहीं है, और जो आईओ है वो ये चीज़ प्रूव कर सकता है कि हाँ एक बंदा आया था और उसने बताया था कि उसकी बेटे के साथ ऐसे ऐसे हुआ है एंड शी कमिटेड सुसाइड. वो सिर्फ इतनी बात प्रूव करेगा, वो ये चीज़ प्रूव नहीं कर सकता कि जो उस एफआईआर के कंटेंट्स थे वो सच्चे थे या झूठे थे. That could only be proved by the informant who is already dead. So by citing these cases, the court discussed the evidentiary value of FIR. The court discussed Damodar Prasad versus State of UP, and then very important case of the MP High Court, Umrao Singh versus State of MP. So all in all, the court cleared two aspects in this case. एक तो 306 IPC कब इन्वोक हो सकता है और एक FIR की evidentiary value क्या है. So you can read this entire case by downloading this PDF from our Telegram channel, and here I have mentioned all the provisions that were discussed in the FIR, the old as well as new laws. So you can take a look at these provisions, and then there are MCQs. So you can solve the MCQs, और अगर कोई भी confusion हो you can drop down in the comments. That is all from my side. Thank you for watching.